हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में बिलियन, और उस बिलियन में हम लोग पहले से ही 3 लेक्चर को कर चुके हैं, यानी 3 लेक्चर उस पर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये बिलियन नामक चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, द्रव बिलियन। कौन सा बिलियन? द्रव बिलियन। देखिए द्रव बिलियन क्या होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं विलेय और विलायक, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर, ठीक ना, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं, बिलियन में 2 ही चीज़ होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक, देखिए विलेय आपका ठोस हो सकता है, ठीक, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो विलेय 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। विलायक भी 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो इस तरीके से इनको मिला करके यदि बिलियन बनाया जाए तो बिलियन टोटल 9 प्रकार के बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे? 9 प्रकार के। लेकिन हमें यहाँ पर 9 प्रकार के बिलियन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो किताब में एक सारणी दी हुई, आप उसको देख लीजिए, ठीक। हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो केवल और केवल क्या पढ़ना है? द्रव बिलियन। कौन सा बिलियन? द्रव बिलियन, ठीक है। तो द्रव बिलियन को हम लोग पढ़ेंगे। द्रव बिलियन क्या होता है इसकी चर्चा भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यही पूरा आपका चैप्टर का सार है, ठीक है। जितना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इतना ही आपको टोटल पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो द्रव बिलियन क्या होता है भी चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि द्रव बिलियन में, चलिए बता ही देते हैं द्रव बिलियन क्या होता है। देखिए, जब आपका विलायक, ध्यान से सुनिएगा, जब विलायक क्या हो? द्रव हो, ठीक है। और जो विलेय है, ठीक है ना, जो आपका विलेय है वो क्या क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है। जो आपका विलायक है वो द्रव है, कंफर्म, ठीक। जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, यानी द्रव में आप ठोस भी डाल सकते हैं, द्रव में द्रव भी डाल सकते हैं और द्रव में गैस भी डाल सकते हैं। तो जब विलायक द्रव हो और विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है, तो इनको मिलाने पर जो बिलियन बनता है उसी को क्या कहते हैं? द्रव बिलियन कहते हैं। समझ में आ गया? तो द्रव बिलियन किसे कहते हैं? फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ऐसा बिलियन जिसमें विलायक द्रव हो और विलेय ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, ऐसे बिलियन को हम लोग क्या नाम देते हैं? द्रव बिलियन कहते हैं। और पूरा का पूरा चैप्टर बिलियन जो है, जो बिलियन चैप्टर है, उसमें हमें जो भी पढ़ना है वो केवल पढ़ना है द्रव बिलियन के बारे में, ठीक है। इसी द्रव बिलियन में ही आपका 4 अंक हो जाएगा, ठीक है। अब द्रव बिलियन में आप देख लीजिए, जब आपका, देखिए इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला, जब विलायक द्रव हो और क्या हो? विलेय गैस हो, ये इसको हम पढ़ेंगे। बाकी इनको फिर बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए, जब आपका द्रव बिलियन समझ में आ गया, विलेय क्या होना चाहिए? विलेय आपका ठोस हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो विलायक है वो क्या होगा? विलायक केवल और केवल क्या होगा? द्रव होगा। क्लियर हो गया? तो विलायक द्रव और विलेय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। इससे जो बिलियन बनता है उसी को हम नाम देते हैं द्रव बिलियन। समझ में आ गया? आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, ये आपका क्या है? जल। ये आपका क्या है? जल हो गया, ठीक है। इस जल में आप मान लीजिए इसमें क्या डाल देते हैं? कोई गैस घोल देते हैं, CO2, तो जो बिलियन बना द्रव बिलियन हो गया। इसी में जल में ही आप डाल देते हैं NaCl। क्या डाल देते हैं? NaCl, तो जो बिलियन बना द्रव बिलियन। इसी में ही आप लोग क्या डाल देते हैं?
ठोस हो गया द्रव। चलिए एल्कोहल डाल देते हैं, C2H5OH डाल देते हैं, तो भी जो विलयन बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया द्रव विलयन है क्या है। अब इसी द्रव विलयन को पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है, लेकिन इसकी कैटेगरी कैसे है वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए जब आपका विलायक क्या हो, द्रव, उसमें जो घोला जा रहा हो विलेय वो क्या हो, गैस। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर हमने बताया दूसरा क्या हो सकता था, जब विलायक द्रव हो और विलेय भी क्या हो, द्रव हो। जब आपका विलायक द्रव और विलेय क्या हो, ठोस। तो इस तरीके से 3 प्रकार के विलयन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आपका विलायक क्या हो, द्रव, और विलेय क्या हो, गैस, तो इसके एग्जांपल आप सोडा वाटर देखे होंगे या कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, वहाँ पर देखते होंगे। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है, द्रव में क्या घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, द्रव में क्या घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ जो विलयन बनता है वो किसका विलयन है, गैस और द्रव का विलयन, यानी द्रव में क्या घोला गया है, गैस घोला गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल में गैस द्रव विलयन में CO2 और H2O, यानी जल में क्या घोला गया है, CO2। अब देखिए इस टॉपिक पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हेनरी का नियम। आज इसी की हम डिटेल चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो विलयन है, विलायक द्रव, विलेय क्या है, द्रव, यानी दोनों द्रव हैं। ठीक है ना, विलायक भी द्रव और विलेय भी द्रव। तो इसमें जैसे एल्कोहल और जल, ठीक है, शराब वगैरह देखे होंगे बनाते समय क्या करते हैं आप लोग उसमें, ठीक है, जल में क्या डाल देते हैं, एल्कोहल। ठीक है, जल में क्या डाल देते हैं, एल्कोहल। तो यहाँ पर जो विलयन बनता है उसे हम कहते हैं द्रव द्रव विलयन। अब देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम, आदर्श व अनादर्श विलयन, उसके बाद विचलन, और इसी में पढ़ना है स्थिर क्वाथी। ये हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, पहले हम बारी बारी सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद ठोस और द्रव का है, ठोस और द्रव का, यानी विलायक द्रव हो और विलेय क्या हो, ठोस हो। तो जैसे आप देखते होंगे द्रव में क्या डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, या द्रव में क्या डाल दीजिए, आप जो है नमक डाल दीजिए। ठीक है, तो विलायक द्रव हो और विलेय क्या हो, ठोस। तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं ठोस द्रव विलयन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल नमक और जल आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको ध्यान देना है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि अणुसंख्यक गुणधर्म इसमें आता है या इसमें आता है, कुछ भी पता नहीं। पढ़ाने वाले भी ऐसे क्या करते हैं, सीरियल वाइज पढ़ाते चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि हमें किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। ठीक है, कि राउल्ट का नियम अगर आ जाए तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाए कि हाँ द्रव और द्रव की विलयन की बात कर रहा है। अगर द्रव और गैस की विलयन की बात आ जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए हेनरी की बात कर रहा है। अगर नमक और जल की विलयन की बात कर रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो है उनकी बात कर रहा है, और 1/2 गुणांक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है, इसी चैप्टर को हमें डिटेल पढ़ना है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं और हम लोग पढ़ने चल रहे हैं गैस और द्रव का विलयन, यानी विलायक आपका द्रव और विलेय क्या हो, गैस। तो उस पर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिटेल से हेनरी का नियम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटा दे रहे हैं। अब द्रव विलयन में हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है आपका, देख लीजिए, फिर से लगा दे रहे हैं, ये ऊपर ही लिख दे रहे हैं, विलायक। विलायक क्या होगा आपका, विलायक होगा द्रव। ठीक है, और विलेय क्या होगा, विलेय होगा आपका गैस। ठीक है, क्या होगा, गैस। तो यहाँ पर जो नियम लगेगा वो किसका नियम पढ़ेंगे हम लोग, हेनरी का नियम। तो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, तो आप लगा लीजिए हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या है इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया। एक मिनट, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हेनरी का नियम। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है हेनरी का नियम। देखिए इसके दैनिक जीवन में पहले हम आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। आप लोग ठंडा पीते होंगे, ठीक है ना, तो ठंडे में क्या होता है, यानी द्रव में आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। आप शिकंजी पीते होंगे
उसमें भी द्रव में क्या घुला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस द्रव में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली है वो किस पर डिपेंड करती है? कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली है तो आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही ज़्यादा उस द्रव में घुलेगी। ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो इसी बात को ही जो है बताता है हेनरी का नियम। लेकिन हेनरी का नियम पढ़ने से पहले थोड़ा सा मोल प्रभाज की बात कर लेते हैं। जैसे कि पीछे टॉपिक में बताया भी गया है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर ले रहे हैं। आपको समझने के लिए थोड़ा गहन से सोचिएगा कि ये मान लीजिए आपका एक बीकर हो गया। ये क्या हो गया? बीकर, ठीक है, या कंटेनर मान लीजिए। इस कंटेनर में 2 घटक होते हैं, यानी अगर ये सॉल्यूशन है, ये आपका क्या बना हुआ है? सॉल्यूशन है, यानी ये विलयन है, ठीक है ना। तो इस विलयन में 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2। पहला घटक होता है विलेय और दूसरा होता है आपका विलायक, ठीक है ना। क्लियर हो गया? विलयन में क्या होता है? विलेय होता है और विलायक होता है। विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित कर दें और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से। अगर हम इससे प्रदर्शित करें तो हम लोगों को पता है कि अगर विलेय का मोल प्रभाव निकालना है तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक। और विलायक का मोल प्रभाव क्या होगा? कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ये आपको इतना पता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे आप निकाल क्या समझ सकते हैं या समझ क्या पा रहे हैं? ये बस मोल प्रभाव है, इसमें रटने से मतलब नहीं है। देखिए नीचे दोनों जो हर है, ठीक है ना, हर में दोनों जगह समान है। तो ऊपर की वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं ये कह दूं, ठीक है ना, अगर मैं ये कह दूं, 1 मिनट, ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि स्मॉल n इज़ ग्रेटर देन कैपिटल N, तो इसका क्या मतलब आप समझ पाए? स्मॉल n इज़ ग्रेटर देन कैपिटल N से इसका मतलब ये हुआ यहाँ की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ की वैल्यू कम, और भाग देना दोनों के सेम से, ठीक ना, सेम संख्या से भाग देना है। जैसे एग्जांपल में ले लूँ कि मैं यहाँ पर कह दूँ 5, यहाँ पर क्या कह दूँ 5, और यहाँ की वैल्यू मैं बड़ी रख दूँ 6 और यहाँ की वैल्यू कम, मान लीजिए 4, तो उत्तर आंसर ज़्यादा किस में आएगा? आंसर ज़्यादा इसमें आएगा। आंसर इसमें अगर ज़्यादा आ रहा तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि इसमें जो विलेय के मोल हैं उनकी मात्रा क्या है? ज़्यादा। अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि इसमें विलेय के मोल इसमें ज़्यादा घुले हुए हैं, है ना। अगर n इज़ ग्रेटर देन कैपिटल N तो इसका मतलब विलेय का जो है मोल ज़्यादा घुले हुए हैं। अगर मोल ज़्यादा घुले हुए हैं तो मोल प्रभाज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? अगर मोल प्रभाज ज़्यादा होगा, ध्यान समझिएगा, मोल प्रभाज ज़्यादा तो इसका मतलब उस विलयन में उस विलेय के जो मोल प्रभाज हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। और अगर मोल प्रभाज का मान कम है तो इसका मतलब ये है कि उस विलयन में, ठीक है, यहाँ पर विलायक है तो विलायक के मोल प्रभाज क्या होंगे? कम होंगे, अर्थात उसमें विलायक के मोलों की संख्या क्या है? कम है, ठीक है। इसी बात को बताता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये कहता है कि अगर कोई हमारे पास, ठीक है, विलयन है और उस विलयन का टेम्परेचर, या सॉरी विलयन नहीं कह सकते हैं, द्रव मान लीजिए, क्या मान लीजिए? द्रव। ये द्रव है और ये जो है इस द्रव का जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। ताप जो है वो क्या है? स्थिर है, ठीक है। ताप कैसा है? स्थिर। या मैं इसको यहाँ पर बना के समझा दे रहा हूँ, ठीक है, चलो वहीं समझ लेते हैं। ये आपका द्रव है, आप समझ लीजिए। इस द्रव का ताप क्या है? स्थिर है। तो इस द्रव में हमें क्या घोलना है? गैस घोलना है। क्या घोलना है? गैस घोलना है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि किसी द्रव में अगर गैस घोलना है तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उसमें गैस के अणु उतना ही ज़्यादा घुलते जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि स्थिर ताप पर जो गैस है, जो गैस का आंशिक दाब है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, इसके अंदर, इस द्रव के अंदर घुले हुए विलेय के मोल प्रभाज के, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आंशिक दाब होगा उतना ही ज़्यादा इसमें विलेय की मात्रा घुलेगी, यानी गैस उतना ज़्यादा घुलेगी। वैसे सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई बॉटल हो, उस बॉटल में क्या भरी हो?
द्रव भरा हो। अब हमें उसमें गैस को घोलना है। क्या घोलना है? गैस। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, दाब बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे उसमें गैस घुलती जाएगी। और अगर गैस घुलती जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि उस द्रव में गैस के मोल प्रभाज क्या है? ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यही कहता है हेनरी का नियम कि इसको मिटा दे रहे हैं। हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर ताप को स्थिर रखा जाए तो किसी जो गैस है, ठीक है, उस गैस का जो आंशिक दाब है वो, ठीक है, समानुपाती होता है किसके? गैस के मोल प्रभाज के। ठीक है, ये गैस है, यानी गैस मतलब जो उसमें विलेय है। ठीक है, लिक्विड में जो विलेय है, लिक्विड में कौन विलेय है? गैस, उसके मोल प्रभाज के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे मोल प्रभाज यानी विलेय का मोल प्रभाज भी बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मान लीजिए कोई पात्र है, ये क्या है? कोई पात्र, बर्तन है, ठीक है, इसमें पहले द्रव भरा है। क्या भरा है? द्रव। अब इसमें हमें गैस घोलना है, तो जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे, ठीक है, वैसे वैसे इसमें गैस घुलती जाएगी। और अगर गैस की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी तो इसका मतलब गैस के मोल ज़्यादा होंगे, और गैस के मोल ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका मोल प्रभाज भी ज़्यादा होगा। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए आपको हम पढ़ाते चले गए और वहाँ पर फ़ोन आ गया, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए फिर से हम इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हेनरी का नियम समझ में आ ही गया रहा होगा। क्या था कि किसी गैस का जो आंशिक दाब है वो गैस में घुले हुए, ठीक है, सॉरी, द्रव में घुले हुए गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो P बराबर KH, ठीक है, इंटू काई गैस। ये काई गैस क्या है? द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा। तो हेनरी का नियम देख लेते हैं, है क्या? देखिए, कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए, ठीक है ना, इस ताप क्या रहे? स्थिर रहे। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का आंशिक दाब, ठीक है, आंशिक दाब जो है वो विलेय गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जान सकते हैं। P बराबर क्या है? P बराबर है गैस का आंशिक दाब, गैस का, ठीक है, आंशिक दाब। ये आप समझ में आ रहा है? चलिए, KH क्या है? KH है हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। ठीक है, और काई गैस क्या है? काई गैस है आपका विलेय गैस का मोल प्रभाज। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे और चर्चा करने चल रहे हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए, नोट हो गया, आगे बात करते हैं। मिटा दिया जाए? ठीक, ये था हेनरी का नियम। देखिए, अब इससे थोड़ा सा और रिलेटेड बात कर लेते हैं। हम इन लोगों को मिला क्या था? P बराबर KH इंटू काई गैस। ठीक है, ये हमारा नियत फार्मूला था हेनरी का नियम। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए कि KH की अगर हम पूछे मात्रक क्या होगा, KH का क्या होगा? मात्रक क्या होगा? KH। ठीक है, KH मतलब क्या है? हेनरी स्थिरांक, इसका मात्रक, KH का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए। KH का मात्रक क्या होता है? देखिए, हम लोग पता है कि काई गैस, ये क्या है? मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज है किसका? गैस का। और आपको पता है कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। नोट पॉइंट आप अगर नहीं बताएगा तो नोट कर लीजिए कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक, ठीक है, नहीं होता है। क्लियर हो गया? यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर मोल नीचे मोल दोनों कैंसिल, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो के देखिए, अब यहाँ पर क्या है? तो काई गैस का कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो ये तो हट गया। तो KH बराबर डायरेक्ट किसके आ गया?
पी क्या है? दाब। और दाब का मात्रक आपको पता है क्या क्या हो सकता है, तो KH का मात्रक हो सकता है ATM, ठीक ना, ATM हो सकता है, बार हो सकता है, और MMHG हो सकता है, ठीक है, ETC। ये होता है इसका मात्रक, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। KH का मात्रक ATM भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, MMHG भी हो सकता है, और एक्सेट्रा, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना इसका मात्रक। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं KH के बारे में, ठीक है। देखिए इसका नोट कर लिए इतना, आगे बात किया जाए, चलिए। अच्छा, एक बात और देखा जाए, थोड़ा सा हम आपको मैथमेटिकल अगर पढ़ाना चाहें अच्छे लेवल तक, तो आपको ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये y बराबर mx का फार्मूला मिल रहा है, y बराबर m और x, तो y बराबर mx का फार्मूला मिल रहा है। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, देखिए इस तरीके से, तो ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पर क्या है? p, यानी ये p को प्रदर्शित करेगा, और ये लाइन आपको प्रदर्शित करेगा काई गैस को। तो आपको पता है कि y बराबर mx, y बराबर mx क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि कहाँ से जाती है? मूल बिंदु से। तो ये होता है KH का ग्राफ, KH, ठीक है। और आपको पता है कि ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर किसी भी जगह पर आप खींचेंगे कोण तो कितना आएगा? थीटा ही आएगा। अगर थीटा की वैल्यू हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ से एक लंब डाल दें, ठीक है, वैसे जनरली फॉर्म में, तो ये tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? P, ठीक है, अपान आधार कितना मान सकते हैं? काई गैस, ठीक है, काई G। तो यही tan थीटा बराबर किसके हो जाता है? KH के, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए कि tan थीटा बराबर P अपान काई गैस या बराबर KH के, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए अब और आगे चर्चा करने चले, मिटा दिया जाए इसको, ठीक है, ठीक। अब कुछ पॉइंटें हैं उसको आप नोट करते चलिए, नोट पॉइंट में किसके बारे में हम सिर्फ चर्चा करने चल रहे हैं? KH के बारे में, हेनरी स्थिरांक के बारे में। देखिए पहला पॉइंट क्या है, अब ये जो KH है ना, ये स्थिर नहीं होता है, पहली बात समझ लीजिए। KH का मान बदलता भी रहता है, ठीक है, किस पर? यानी KH का जो मान है वो विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, ठीक है ना, जो विलेय की प्रकृति है और विलायक की प्रकृति, ठीक है ना। KH का जो मान है विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर क्या होता है? बदलता रहता है। इसको नोट कर लीजिएगा आगे कि KH का जो मान है विलेय और विलायक था वो डिपेंड करता है विलेय और विलायक की प्रकृति पर, ठीक है ना, विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। आपकी समझ में आ रहा है कि जो KH का मान है वो विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर फार्मूले में देखें KH बराबर क्या निकलेगा? KH बराबर आप पाएंगे, सॉरी, KH बराबर आप पाएंगे P अपान काई गैस, ठीक है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यदि काई गैस, ठीक है ना, का मान बढ़ेगा, का मान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, तो KH का मान क्या होगा? कम होगा। कहने का मतलब क्या है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान सुनिएगा कि यदि किसी विलयन में, सॉरी, यदि किसी द्रव में विलेय के मूल प्रभाज ज़्यादा घुले हुए हैं, ठीक है, यदि किसी विलयन में विलेय के मूल प्रभाज ज़्यादा हैं तो उसके लिए, उस विलयन के लिए KH का मान क्या होगा? कम होगा। क्लियर हुआ? यदि किसी द्रव में विलेय का जो मूल प्रभाज है वो ज़्यादा हो तो KH का मान क्या होगा? कम होगा। और उसी का जस्ट अपोजिट, यदि विलयन में, ध्यान सुनिएगा, यदि विलयन में, ठीक है, अब तो विलयन बन चुका है, उस विलयन में यदि विलेय का मूल प्रभाज क्या हो? कम हो, तो उसके लिए KH का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसी के आधार पर आप ध्यान रखिएगा, प्रयोगों के आधार पर 20 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर जो KH की वैल्यू है, ठीक है ना, KH की वैल्यू वो O2, उसके बाद चलिए एक मिनट,
O2 और हीलियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो KH का मान होता है वो 35, इसका होता है 140, ठीक है, 140। तो 140 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझ पा रहे हैं कि O2 ज़्यादा घुलेगा द्रव में या He, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा गैस में घुलेगी या हीलियम घुलेगा ज़्यादा। तो देखिए हमने क्या कहा, जो ज़्यादा घुलेगा उसका मूल प्रभाव ज़्यादा, तो उसका मूल प्रभाव ज़्यादा तो मूल KH का मान क्या होगा, कम। तो यहाँ पर क्या है, KH का मान जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, KH का मान जिसका ज़्यादा तो उसका क्या होगा, मूल प्रभाव कम, यानी वो गैस उतनी ही कम घुलेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी द्रव में अगर कोई द्रव हो उसके लिए, ठीक है, कोई द्रव हो और उसमें बहुत सारी गैसों को बारी बारी घोला गया हो, फिर सुन लीजिए, कोई द्रव हो उस द्रव में बहुत सारी गैसों को बारी बारी घोला गया हो और KH का मान दिया हो, ठीक है, KH का मान दिया हो और आपसे पूछे कि कौन सी गैस उस द्रव में ज़्यादा घुलेगी, तो आपको याद रखना है कि जिस, ठीक है, जिस गैस का KH मान कम होगा वो उतना ही ज़्यादा उस द्रव में क्या होगी, घुलेगी। कैसे, क्योंकि देखिए ज़्यादा घुलेगी तो मूल प्रभाव ज़्यादा, मूल प्रभाव ज़्यादा तो KH का मान कम, तो KH का मान जिसका कम होगा वो उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, वो गैस उतना ही ज़्यादा उस द्रव में घुलेगी, ठीक है। तो चलिए तीसरी बात कर लेते हैं ताप पर। किस पर बात कर लेते हैं, ताप पर। देखिए ताप बढ़ाने से इस द्रव का क्या होगा, ठीक है, P बराबर KH बराबर P अपान काई गैस, ठीक है। हम लोग पता है कि अगर किसी द्रव में कोई गैस घुली हुई है, ठीक है, किसी द्रव में कोई गैस घुली हुई है, ये मान लीजिए द्रव है, इसमें क्या घुली हुई है, गैस, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस क्या होगी, गैस ऊपर भागने का प्रयास करेगी, और अगर गैस ऊपर भागेगी तो इसका मतलब क्या होगा, गैस ऊपर भागेगी तो इसका मतलब द्रव में उस गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, घटेगी, और विलेयता घटेगी तो आपको कन्फर्म हो गया कि जो काई गैस है, काई गैस, ये भी क्या होगा, घटेगा, और काई गैस घटेगा तो KH का मान क्या होगा, बढ़ेगा, KH का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ समझिए, फिर समझ लीजिए, बहुत तेज हो गया हो तो आराम समझा दे रहे हैं। हमने क्या कहा कि ताप के प्रभाव को हमें समझना है, किसके प्रभाव को, ताप के प्रभाव को। कैसे, देखिए हमने ये कहा, ध्यान समझिए, ये कोई पात्र है, ठीक है, इस पात्र में पहले क्या है, द्रव और गैस दोनों भरी हुई है। क्या है, द्रव और गैस, द्रव है और गैस है, हेनरी का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। अब यहाँ पर यदि ताप को, ठीक है, नीचे से ताप को क्या कर दो, बढ़ा दो। अब आपको पता है कि ताप को बढ़ाओगे तो इस द्रव में जो गैस घुली हुई है वो क्या हो, कहाँ जाएगी, बाहर निकलेगी, यानी द्रव की जो है इस गैस में विलेयता क्या होगी, घटेगी, और अगर विलेयता घटी इसका मतलब इसमें गैस कम घुली है, और गैस कम घुली है तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल प्रभाव इसका क्या हो जाएगा, मूल प्रभाव इसमें कम हो जाएगा, और अगर मूल प्रभाव कम हुआ, ठीक है, तो KH का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, नोट पॉइंट में यहाँ बना करके, ताप पर देखिए पहला स्टार पॉइंट कि ये ताप है T, ये बढ़ रहा है, ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो काई गैस का मान क्या होगा, बताइए, घटेगा, और KH का मान क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर घटेगा तो काई गैस, ठीक है, काई गैस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और KH का मान क्या होगा, ठीक है, घटेगा। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई गैस द्रव में घुली हुई है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें घुलने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, और ताप जो है घटाने पर उसमें घुलने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। नीचे इसलिए चली जाती हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडा पानी होता है। ठंडा पानी होने से क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए, जब सूर्य की प्रकाश किरणें इस पर जल पर पड़ती हैं तो जो ऊपर का द्रव होता है वो गर्म होता है, और गर्म होने के कारण यानी उसको हीट हो गया, हीट होगा तो जो उसमें ऑक्सीजन घुली है वो कहाँ हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। ऑक्सीजन जब बाहर चली जाएगी तो मछली को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा, और जब नीचे चला जाएगा तो नीचे क्या होगा, नीचे ठंडा पानी होगा, और ठंडा पानी होने के कारण उसमें गैस की मात्रा ज़्यादा घुली होगी, और ज़्यादा मात्रा में अगर गैस घुली होगी, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में घुली होगी गैस तो उसको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले।
ठीक है, तो अगला टॉपिक यहाँ पर हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं, हेनरी के नियम को। अब हम लोगों का आता है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या आता है? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में तो पहला अनुप्रयोग यही है। देखिए इसमें हम आपको लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग क्या है कि जो आप सोडा वाटर या जो है आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या होता है, उसमें गैस घुली होती है। ठीक है, तो जो गैस घुली होती है वो किसके बेस पर घुली होती है, किसके नियम के अनुसार? हेनरी के नियम के अनुसार। तो इसका पहला अनुप्रयोग, हेनरी का पहला अनुप्रयोग कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बताइए? आपका पहला अनुप्रयोग जो है आप कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा अनुप्रयोग, सबसे अच्छा इसका अनुप्रयोग जो है वो गोताखोर लोगों, गोताखोरी जो करते हैं समुद्र के अंदर, उसके लिए यूज होता है। अब वो कैसे होता है? ठीक है, इसमें बड़ी सावधानी रखी जाती है, अदरवाइज बहुत दुर्घटना भी हो सकती है। कैसे? देखिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये क्या है आपका? समुद्र है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बहुत इजी तरीके से। ठीक है, अब आप जानते हैं कि गोताखोर क्या करते हैं, अपने पीठ पे सिलेंडर है ना, गैस की क्या बांध लेते हैं? सिलेंडर। और सिलेंडर में क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन और आई थिंक ऑक्सीजन और, चलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये दोनों गैसें हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें हैं। ठीक है, देखिए अब जब गोताखोर, देखिए हम लोग पता है कि P, ध्यान से देखिएगा, P बराबर, ठीक है, या चलिए P बराबर KH इंटू काई गैस। ठीक है, ये आपका हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है? देखिए जब कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा, समुद्र से यहाँ पर होगा, ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पर मान लेते हैं अगर है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा दाब लगेगा? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा दाब लगेगा आप बताइए? केवल और केवल वायुमंडलीय दाब लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर वो पहुँचेगा तो उसके ऊपर दाब क्या हो जाएगा? अब बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इतना तो वो गहर नीचे गया है, ये दाब और प्लस वायुमंडलीय दाब तो रहेगा ही रहेगा, दाब बढ़ेगा। और नीचे जाएगा तो दाब और बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, दाब बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे गोताखोर समुद्र में नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे इनके ऊपर लगने वाले दाब का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्लियर हुआ? अगर दाब का मान बढ़ता जा रहा है तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो सिलेंडर पीठ पे लिया हुआ है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, जो ऑक्सीजन वो ले रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, ठीक है, दाब बढ़ेगा तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का उसके ब्लड में घुलने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? काई गैस के है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाता जाएगा गोताखोर, तो उसके वो जो सांस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेगा उसकी क्षमता उसकी जो है क्षमता, यानी ब्लड में घुलने की क्षमता जो है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब ज़्यादा गहराई पर पहुंच जाएगा तो बहुत ज़्यादा इजीली घुल जाएगी। अब देखिए, लेकिन जब ये वापस आएगा, जब ये क्या होगा? वापस आएगा। तो वापस जब आएगा तो क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा, ठीक है, तो दाब का मान अब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और दाब का मान अगर कम होता जाएगा तो जो यहाँ पर गैस घुली हुई थी, उस गैस की, उसके ब्लड में जो गैस घुली हुई थी उसके घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना? उसके घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर ये एकाएक ऊपर आए, ध्यान समझिए, यदि ये एकाएक ऊपर आ जाता है तो प्रेशर एकाएक कम हो जाएगा। और अगर एकाएक प्रेशर कम हो जाएगा तो उसके अंदर जो गैस घुली हुई है उसके घुलने की क्षमता एकाएक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और अगर एकाएक समाप्त हो जाएगी तो उसको क्या हो सकता है कि जो ब्लड है, ब्लड में थक्का पड़ सकता है, या जो गैस जहाँ पर है वहीं से वो क्या होगी? बुलबुले के रूप में बाहर आने का प्रयास करेगी। और अगर बुलबुले के रूप में बाहर आने का प्रयास करेगी तो उसके ब्लड, उसके जो है यहाँ सिर कह सकते हैं कि स्किन से क्या आ सकता है? ब्लड आ सकता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए इसमें क्या भर दिया जाता है? हीलियम गैस भर दी जाती है। ठीक है, हीलियम गैस इसलिए भर दी जाती है क्योंकि ये हीलियम गैस जो है
जल में कम विलेय, क्योंकि अभी पीछे बताया गया, क्योंकि इसकी KH की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, और KH की वैल्यू यदि ज़्यादा होगी तो उसके घुलने की क्षमता इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी का नियम, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल हम लोग क्या करते हैं कि अगले वाले लेक्चर में पहले हेनरी के नियम पर न्यूमेरिकल करा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे द्रव और द्रव विलयन, ठीक है। द्रव और द्रव विलयन के बारे में जो भी हमने बातें की थी, अभी आपको सारणी बनवाई गई थी, उसमें जो भी नियम थे उनका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।